नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट, बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने श्रेणी समाजवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना की, उनका अध्ययन किया और उस अध्ययन में मूल सिद्धांतों के बारे में जो श्रेणी समाजवाद का है वो गिल्ड, छोटे छोटे गिल्डों की स्थापना करने के पक्षधर हैं और वो जो समाजवाद में भौतिक समाजवादी या पूंजीवादी समाजवादी आर्थिक व्यवस्था चली आ रही थी, उसकी आलोचना करते हुए उन्होंने जो गरीबी, असमानता, असुरक्षा, शोषण तथा लाभ की वृत्तियों को जन्म देने वाली दो धारणाओं, मुख्य रूप से दो धारणाओं जिसमें मजदूरी प्रथा और प्रतिनिधित्व की राजनीति, इनका विरोध करते हुए उन्होंने अपने मूल सिद्धांतों की बात श्रेणी समाजवाद करता है, जिसमें मजदूरी प्रथा का उन्मूलन चाहता है, राज्य मजदूरों या श्रमिकों की साझेदारी की बात श्रेणी समाजवाद में की गई है, औद्योगिक शक्ति का विकेंद्रीकरण की बात है, स्वशासित गिल्ड या श्रेणियों की बात करते हैं और व्यावसायिक प्रजातंत्र के पक्षधर श्रेणी समाजवादी विचारक अपने आप को कहते हैं, जिसमें व्यावसायिक प्रतिनिधि आर्थिक हितों के आधार पर ही उद्योगों में प्रजातंत्र लाने के पक्ष में अपने विचार रखते हैं। उद्योगों में प्रजातंत्र व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा ही वो मानते हैं। श्रेणी समाजवादी प्रजातांत्रिक व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का समर्थन करते हैं और इसमें समाज के सभी वर्गों, उपभोक्ताओं, उत्पादकों, श्रमिकों, सामान्य नागरिकों तथा अन्य जीविकोपार्जन के साधनों में लगे व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा की बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में श्रेणी समाजवाद के मूल्यांकन के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसमें श्रेणी समाजवाद के गुण और दोषों की बात हम करेंगे। श्रेणी समाजवाद जो मान्यता है या जो सिद्धांत है, उसके परिप्रेक्ष्य में ही श्रेणी समाजवाद का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः इसके पक्ष व विपक्ष दोनों का अध्ययन करना जरूरी है। पहले हम श्रेणी समाजवाद के गुण या इसके पक्ष में बात करेंगे। श्रेणी समाजवादी विचारक एक मध्यम वर्गीय विचारधारा को अपनाते हैं। इसका जन्म उग्रवादी विचारों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। यह न तो समष्टिवादी को ही पूरी तरह स्वीकार करता है और न ही संघवाद को। यह न पूर्णतः विकासवादी है और न ही पूर्णतः क्रांतिकारी। अतः ये कहा जा सकता है कि श्रेणी समाजवाद समष्टिवाद और श्रमिक संघवाद के मध्य की विचारधारा है, जैसा कि GDH कोल ने इसको प्रजातांत्रिक तरीकों में अपनाई जाने वाली विचारधारा के रूप में भी देखा है। पहली जो इसकी जो मूल्यांकनों में इसका जो गुण है वो है व्यावसायिक संघों में
के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा। श्रेणी समाजवाद में प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अखिल देशीय स्तर पर संघ निर्मित करने में विश्वास करता है। उसके अनुसार विविध व्यवसायों या उद्योगों के विविध स्थानीय संघ होंगे और उसके पश्चात ये संघ राष्ट्रीय आधार पर संगठित किए जाएंगे। इस प्रकार समाज के सभी आवश्यक व्यवसायों के भी संघ होंगे जो राष्ट्रीय आधार पर संगठित होंगे। इससे लोकतंत्र भी सुदृढ़ बनेगा। यानी कि जो श्रेणी समाजवाद का पहला गुण है या उसका महत्व है वो है व्यावसायिक संघों के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा, जिसमें जनता के सभी वर्गों का कल्याण हो सकता है और वो ही लोकतंत्र की सही परिभाषा है और वो ही उसके मूल सिद्धांत हैं। दूसरा जो गुण है वो है राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के वर्चस्व का समर्थन। श्रेणी समाजवाद राज्य के अस्तित्व को समाप्त नहीं करना चाहता, वह तो केवल आर्थिक व राजनीतिक सत्ता में अंतर स्थापित करके आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र केवल राजनीतिक कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए तथा आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में संघों को या श्रेणियों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। तीसरी जो उनकी महत्व की बात है या गुण है वो है औद्योगिक श्रेणियों की स्वायत्तता का समर्थन। श्रेणी समाजवाद प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास करता है। वह प्रत्येक संघ को विकसित होने का पूर्ण अवसर प्रदान करता है। जैसा कि राष्ट्रीय शिल्प संघ द्वारा दी गई परिभाषा में कहा गया है कि यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें वेतन प्रणाली का उन्मूलन करके उद्योगों में स्वायत्तता की स्थापना की जाएगी, जो प्रजातांत्रिक पद्धति पर चलती हुई समाज के अन्य व्यावसायिक संघों के साथ मिलकर कार्य करेगी। श्रेणी समाजवाद इस प्रकार सामाजिक सहयोग का समर्थन करने वाली विचारधारा है। यानी कि जो श्रेणी समाजवाद का तीसरा गुण है या महत्व है वो है औद्योगिक श्रेणियों की स्वायत्तता का समर्थन। उद्योगों में जो श्रमिकों द्वारा गठित और निर्वाचित जो श्रेणी होंगे, गिल्ड होंगे, उनको पूर्णतः स्वायत्तता देने की बात श्रेणी समाजवाद के विचारकों द्वारा की गई है, जो कि श्रमिकों के ज़्यादा हित साधन कर सकती है। चौथी जो महत्व की बात है या उसके गुण हैं, ये क्रांति के स्थान पर विकास में विश्वास करते हैं। श्रेणी समाजवाद एक विकासवादी दर्शन है जो मार्क्सवाद की तरह रक्त रंजित क्रांतियों में विश्वास नहीं करता है। श्रेणी समाजवाद प्रजातांत्रिक ढंग से अर्थात संवैधानिक एवं निर्वाचन पद्धति के द्वारा राज्य सत्ता संभालना या प्राप्त करता है। ब्रिटिश दार्शनिकों के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण श्रेणी समाजवाद एक ऐसा विकासवादी दर्शन है जो व्यक्ति स्वतंत्रता एवं राज्य के सहयोगपूर्ण अस्तित्व में विश्वास करता है। ये कुछ श्रेणी समाजवाद के गुण हैं। अब हम श्रेणी समाजवाद के दोष या विपक्ष में कही जाने वाली बातों पर चर्चा करेंगे। उपर्युक्त विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि श्रेणी समाजवादी विचारधारा श्रमिक वर्ग के लिए या मजदूर वर्ग के लिए बहुत आकर्षक है। उपभोक्ताओं की समितियों की व्यवस्था की बात कर यह विचारधारा उत्पादकों व उपभोक्ताओं दोनों के हितों में सामंजस्य स्थापित बनाए रखने के पक्ष में है।
यह इस प्रकार सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना चाहती है। फिर भी इस विचारधारा में कुछ दोष पाए जाते हैं जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला जो जो दोष है या कमी है, अवगुण है, वो इस प्रकार से है कि श्रमिक संघों के द्वारा समाज हित करना आवश्यक नहीं है। जो उद्योगों की श्रमिकों के गिल्ड बनेंगे वो व्यावसायिक गिल्ड होंगे, उनका ये जरूरी नहीं है कि वो समाज हित में ही कार्य करें। ये पहला अवगुण या दोष श्रेणी समाजवाद में बताया गया है। श्रेणी समाजवाद की यह मान्यता है कि श्रेणियों के रूप में संगठित श्रमिक सार्वजनिक हित व समाज सेवा को दृष्टि में रखकर ही आर्थिक उत्पादन का संचालन करेंगे, परंतु व्यवहार में यह बात सदा सत्य होगी, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है कि वह सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करके व्यक्तिगत हितों एवं स्वार्थों को अधिक महत्व देने लगता है। पूंजीपतियों की भांति श्रमिक श्रेणियां भी सामूहिक हित की अपेक्षा वर्ग हित को अधिक महत्व न दे और आर्थिक जीवन का संचालन इस प्रकार न करे कि केवल श्रमिकों को ही लाभ पहुँचे। इन बातों को कोई निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि जिस आधार पर, जिस लक्ष्य को लेकर श्रेणी समाजवाद की या उद्योगों में श्रेणियों की जो स्थापना की गई थी वो समाज हित के कार्य ही करेगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। दूसरा जो श्रेणी समाजवाद का दोष है वो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोष रहित नहीं है। जो श्रेणी समाजवादियों द्वारा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है वो उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। श्रेणी समाजवादी विचारधारा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करती है, परंतु यह पद्धति दोषों से पूर्णतः रहित नहीं है या पूर्णतः दोष मुक्त नहीं है, या उसमें अवगुण नहीं है, दोष नहीं है। यदि व्यवसाय एवं उद्योगों के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जाए तो उसका परिणाम राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अनिष्टकारी हो सकता है। विभिन्न हितों को अलग अलग प्रतिनिधित्व व उनके अलग अलग अधिकार की भावना ऐसे वर्ग विद्वेष को जन्म दे सकता है जो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उद्योगों में श्रमिकों की श्रेणियों का आधिपत्य हो जाएगा या उनका स्वामित्व हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो भी एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दे दें या एक ऐसी व्यवस्था बना ले जो राष्ट्र के लिए ही अनिष्टकारी या विनाशकारी सिद्ध हो। इस बात की कोई गारंटी या विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समाज हित के ही कार्य करेगी। तीसरा जो दोष श्रेणी समाजवाद विचारधारा में देखा गया है वो है आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों का पृथक्करण अव्यावहारिक है, क्योंकि श्रेणी समाजवादी केवल राजनीतिक कार्य राज्य के हाथ में देना चाहते हैं और दूसरे व्यावसायिक कार्य श्रेणियों को देना चाहते हैं, लेकिन ये पृथक्करण या उनका विकेंद्रीकरण अव्यावहारिक है। श्रेणी समाजवाद आर्थिक व राजनीतिक विषयों को पूर्णतः पृथक कर देने का समर्थक है, परंतु यह व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। वस्तुतः जीवन के आर्थिक व राजनीतिक पहलू परस्पर इतने गुथे हुए हैं कि उन्हें श्रेणी समाजवादियों की कल्पना के अनुसार पूर्णतः पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के रूप में वैदेशिक संबंध ऐसा विषय है जिसका संचालन श्रेणी समाजवादियों के अनुसार राज्यों को करना चाहिए।
अब वैदेशिक संबंध ऐसा विषय है जिसके संबंध में युद्ध व सेना का प्रबंध आदि सभी चीज़ें आती हैं। युद्ध के लिए वह सेना रखने के लिए अनेक ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है जिनका उत्पादन श्रेणी समाजवादियों के अनुसार श्रेणियों के हाथ में रहेगा। उन पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं चल सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में सेना, संगठन व युद्ध संचालन का क्या हाल होगा, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये संचालन श्रेणियों के हाथ में श्रेणी समाजवादी देना चाहते हैं। जब श्रमिक श्रेणियां अपनी स्वार्थपरता के कारण उस सामग्री को सरलतापूर्वक उपलब्ध नहीं होने देंगी जिसकी आवश्यकता युद्ध संचालन व सेना संगठन के लिए होगी, तो स्पष्ट है कि राज्य वैदेशिक विषयों में तथा राजनीतिक क्षेत्रों में तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब आर्थिक जीवन पर उसका नियंत्रण हो या अर्थव्यवस्था पर या आर्थिक गतिविधियों पर उसका पूरा नियंत्रण हो। अगली जो आलोचना या उसका दोष है श्रेणी समाजवाद का, वो है व्यवसाय के अनुसार श्रेणियों का पूर्ण पृथक्करण भी अव्यावहारिक है। जिस प्रकार से आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों का पृथक्करण अव्यावहारिक है, उसी तरह से व्यवसाय के अनुसार श्रेणियों का पूर्ण पृथक्करण भी अव्यावहारिक है, क्योंकि श्रेणी समाजवादी व्यवसाय के आधार पर अनेक श्रेणियों का या अनेक गिल्डों की स्थापना की बात करता है और उसकी जो व्यवहारिकता है वो आलोचना का कारण है। श्रेणी समाजवादी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक उद्योग एवं व्यवसाय का प्रबंध व उसका संचालन अलग अलग श्रेणियों के हाथों में होगा। प्रत्येक श्रेणी अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होगी, पर व्यवसायिक जगत में इस प्रकार का पृथक्करण न तो संभव है और न ही अनिवार्य। अनेक व्यवसाय व उद्योग ऐसे हैं जिनका परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम वस्त्र उद्योग को समझें, तो वस्त्र उद्योग के लिए रुई व मशीन चाहिए होती हैं, और श्रेणी समाजवादियों के अनुसार रुई के उत्पादन से संबंधित व मशीनों के निर्माण से संबंधित तथा वस्त्र निर्माण से संबंधित श्रमिकों की श्रेणियां अलग अलग होंगी। और यह बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन श्रेणियों में आपसी सामंजस्य बना रहे और वस्त्र निर्माण का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। ये पूर्णतया संभव नहीं है और इसी कारण ये व्यवहारिक है और इसी कारण इसकी आलोचना की गई है। अतः यह स्वाभाविक है कि वे जो वस्त्र निर्माण और रुई व मशीन निर्माण की जो अलग अलग श्रेणियां होंगी, वो अपने अपने हितों को प्राथमिकता देंगे। ऐसी स्थिति में उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया, जो कि अंतिम रूप से वस्त्र निर्माण की है, वह पूरी तरह प्रभावित होकर समाप्त हो सकती है और उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इस दृष्टि से श्रेणी समाजवादी विचारधारा दोषपूर्ण है और ये सही भी है कि अनेक एक ही अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक श्रेणियां उसकी जब बन जाएं, तो उनमें आपसी सामंजस्य बना रहेगा। यह बड़ा मुश्किल है और ये 100% सही मानना बिल्कुल गलत है। और यही व्यवसाय के अनुसार श्रेणियों के पूर्ण पृथक्करण को अव्यावहारिक या उसकी आलोचना का एक कारण बनता है। और अंतिम आलोचना का जो बिंदु है वो है कार्यक्रम की अव्यावहारिकता। श्रेणी समाजवाद का कार्यक्रम भी व्यवहारिक नहीं है। जिन उपायों से वो पूंजीवादी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं
वे व्यवहारिक नहीं हैं। श्रेणियों की मांग को पूंजीपति बिना संघर्ष के मान लेंगे या उनको अपने प्रबंध में भागीदारी बना लेंगे, यह संभव नहीं लगता है। श्रमिकों की श्रेणियां उन उद्योगों में जिनमें बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजीपतियों की प्रतियोगिता में अपने उद्योग स्थापित कर सकेंगी। यह भी संदेशास्पद है और इसमें भी यह आलोचना का, क्योंकि श्रेणी समाजवाद व्यवसायों और उद्योगों के अलग अलग प्रकार के गिल्डों की स्थापना की बात करता है, लेकिन जो उनका पूरा कार्यक्रम है कि व्यवसायों का प्रतिनिधित्व पूर्णतः स्वायत्त होना चाहिए, श्रमिकों की अलग अलग उद्योगों के और उनके व्यवसायों की अलग अलग श्रेणियां होनी चाहिए, लेकिन केवल श्रमिकों द्वारा गठित श्रेणियों के आधार पर किसी उद्योग को स्थापित करके उसके उत्पादन का कार्य सफलतापूर्वक किया जाए, ये कार्यक्रम ही अव्यावहारिक लगता है। क्योंकि पूंजीपतियों बड़े कारखानों के लिए बड़े पूंजीपतियों की आवश्यकता होती है और बड़े धन पूंजी की आवश्यकता होती है, और शायद श्रेणी समाजवाद के अनुसार जो बनाए गए गिल्ड हैं या श्रेणियां हैं वो उन पूंजीपतियों के धन के बराबर अपने धन या आर्थिक संसाधनों को उपलब्ध करने में असमर्थ हो सकती हैं। इसलिए ये पूरा कार्यक्रम जो कि श्रेणी समाजवाद के द्वारा बताया गया वो ही अव्यावहारिक लगता है। इस प्रकार से ये श्रेणी समाजवाद की कुछ आलोचनाएं थी। अब दोनों पक्षों को जानने के बाद में या श्रेणी समाजवाद का मूल्यांकन करने के बाद में, गुण दोषों को समझने के बाद में, इसके जो महत्व के बारे में बात की जा सकती है वो इस प्रकार से कर सकते हैं कि उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी यह अगर कहा जाए कि श्रेणी समाजवाद का राजनीतिक दर्शन के इतिहास में कोई महत्व नहीं है तो यह अनुचित होगा। श्रेणी समाजवाद ने आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की बात कहकर जगत के या विश्व के सामने एक ऐसी नई बात रखी है जो अत्यंत महत्व की है या महत्वपूर्ण है। साम्यवाद व राजकीय साम्यवाद संपूर्ण मानव जीवन पर एकाधिकार की बात कहते हैं। इसके कारण राज्य कर्मचारी तंत्र जो कि नौकरशाही का बोलबाला हो जाने की संभावना रहती है तथा व्यक्ति का महत्व समाप्त हो जाता है। श्रेणी समाजवाद ने इसका विरोध किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज ये विचारधारा समाप्त हो चुकी है, तथापि इसके महत्व को स्वीकार न करना सत्य से आंख बंद करने जैसा होगा। श्रेणी समाजवाद द्वारा प्रतिपादित यह बात या सिद्धांत आज स्वीकार किया जाने लगा है कि प्रादेशिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति दोषपूर्ण है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से यह पद्धति व्यक्ति के सभी हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यदि सामाजिक व आर्थिक स्थिति को समाज की भलाई के लिए परिवर्तित करना है तो निश्चय ही शांतिपूर्ण उपायों का सहारा लेना पड़ेगा, और श्रेणी समाजवाद इस बात पर ज़्यादा जोर देता है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से श्रेणी समाजवाद के मूल्यांकन, जिसमें उसके गुण दोष और उसके महत्व को समझा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी दूसरी राजनीतिक विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। बाहर जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।